तो जो लोग भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, पहली बात वो जान लें कि आपके पास ये दोनों एटलस होना ज़रूरी है। ठीक है, ये दोनों एटलस मस्ट है। बिना एटलस के आप लोग भूगोल सीख नहीं पाएंगे, याद करेंगे और भूल जाएंगे। ठीक है ना। ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये तो आपके पास होना ही चाहिए। ये इंग्लिश में है, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना है तो आप इंग्लिश ले सकते हैं, अगर आप हिंदी में पढ़ सकते हैं तो आप हिंदी ले लीजिए। ठीक है ना। ये ओरिएंट ब्लैक स्वान का है और ये ऑक्सफोर्ड का है। ठीक है ना। तो आज से हम एटलस शुरू करते हैं। भारत का सामान्य परिचय, पहले हम लोग भारत का भूगोल पढ़ेंगे और फिर आएंगे विश्व पर। ठीक है ना। चलिए पहले आप लोग शुरू करिए, एटलस पलटिए पहला पेज, जहाँ लिखा होगा भारत राजनीतिक। क्या लिखा होगा? भारत राजनीतिक। इनको बैठाइए, जगह दीजिए भाई साहब। भारत राजनीतिक। चलिए हम थोड़ा भारत का पहले मैप बनाने की कोशिश करते हैं। आपको भारत का मैप बनाना आना चाहिए अगर भारत पढ़ रहे हैं तो। तो कुछ ऐसा आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, बनाइए, खींचिए, कोशिश करिए। ठीक है, एक बार में नहीं बनेगा, बार बार इसको एक पेपर लीजिए, अखबार ही ले लीजिए, उसी पर खींचते रहिए। पीछे क्या जगह नहीं है क्या सर? इनको भी थोड़ा एटलस दिखाते रहिएगा। श्रीकांत, हाँ दिखाइएगा। बना लिए। अब पहले इसका विस्तार देख लीजिए। सबसे पहली बात तो कुछ नामकरण की बातें की गई हैं किताबों में। नामकरण ये है कि जो हिंदुस्तान नाम था वो भारत का किसने रखा था। तो आपको बता दूं कि जो ईरानी लोग थे वो सा को हा पढ़ते थे, ऐसा कुछ लोगों ने कहा। क्या 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 पढ़ते थे? सा। तो सिंधु नदी के बाद के जितने भी क्षेत्र थे या सिंधु नदी के बाद के जो लोग रहते थे उनको वो लोग सिंधु को पहली बात तो हिंदू कहते थे वो, और सिंधु के इस तरफ रहने वाले लोगों को, जैसे यहाँ सिंधु नदी है तो सिंधु के इस तरफ रहने वाले लोगों को क्या कहा गया? हिंदू कहा गया, और फिर उसी के नाम पर हिंदुस्तान पड़ गया। ठीक है ना। लेकिन इंडिया शब्द रोमन वासियों का दिया हुआ है इंडस के नाम पर। इंडस का मतलब भी सिंधु होता है। इंडस का मतलब क्या है? सिंधु है। तो वो रोमन वासियों का दिया हुआ नाम है। वैसे आपको बता दूं कि जो भारत में वेदों वगैरह में शायद पुराण है कि वेद है जो भी हो, उसमें शायद ब्रह्मावर्त या आर्यावर्त नाम ही मिलता है ना। वो क्षेत्र था सिंधु नदी और ये विंध्य श्रेणी यहाँ से ऐसे विस्तृत है। इसके बीच के क्षेत्र को वो लोग ब्रह्मावर्त या आर्यावर्त कहते थे। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ज़रूरी नहीं है। हम आते हैं पॉइंट पर। इसका विस्तार क्या है? तो इसका विस्तार थोड़ा मैं नीचे बना दिया, कोई बात नहीं। ये मुख्य भूमि है। अक्षांशीय विस्तार पहले देखते हैं। ये है अक्षांशीय विस्तार, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक है देशांतरी विस्तार। इस स्थान को बोलते हैं किबिथु।
ये है 97 अंश 25 मिनट, ठीक है। ये है 68 डिग्री 7 मिनट। ये कितना है 8 डिग्री, ये कितना है 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है। जो ये स्थान है इसको बोलते हैं गौर मोता, माता या मोता, जो भी, कहीं कहीं मोता लिखा है, या इसका एक नाम और है गुहार मोती, ये भी मिलता है। इसको क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को इंदिरा कॉल बोलते हैं। इंदिरा कॉल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ये केप कमोरिन है, केप कमोरिन, या इसी को कन्याकुमारी बोलते हैं। केप कमोरिन या कन्याकुमारी। केप कमोरिन या कन्याकुमारी। क्या हुआ बताइए? थोड़ा बड़ा बड़ा, अरे नाम बोल रहा हूँ कन्याकुमारी, मैं बोल तो दिया हूँ ना। अब KANYAKUMARI इतना तो लिख सकते हो, इतनी तो इंग्लिश की आशा कर सकता हूँ ना आपसे। आइए देखिए, हिंदी भी लिखा है, इंग्लिश भी लिखा है ना। इंग्लिश से नफरत हो रही है तो छोड़ दीजिए, उसको हिंदी लिखिए, ठीक है। लेकिन सब लिखा है, आप उसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या मैं आगे बढ़ूं? अब ध्यान से समझिए, ये मुख्य भूमि का निचला छोर है। अक्षांशीय विस्तार में ये मुख्य भूमि का निचला छोर है, लेकिन क्या इसके नीचे भारत नहीं है? है। कहाँ पर है? अंडमान निकोबार। तो ऐसे द्वीपों की जो श्रृंखला विस्तृत हो गई है, ऐसे ऐसे, ठीक है, कुछ बड़े द्वीप कुछ छोटे द्वीप, तो लास्ट में आ करके ग्रेट निकोबार। कहाँ पर? ग्रेट निकोबार। ये जो द्वीप है ग्रेट निकोबार द्वीप है। आ रहा हूँ मैं इस पे, लेकिन पहले इसका विस्तार लिख लीजिए। ये होता है कितना? 6 अंश, हाँ 45 मिनट होता है। अच्छा, इसमें मैं ये सब नहीं लिखा, इसमें सब में नॉर्थ लिख लीजिएगा। ये नॉर्थ साउथ है, और ये है क्या? ईस्ट। ये क्या है? ईस्ट, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं? या इसी को बोलते हैं, 3 नाम है इसके, पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक है। या इसी को पार्सन पॉइंट भी बोलते हैं, पार्सन पॉइंट। अब यहाँ इंग्लिश लिखने की जगह नहीं है, लिख सकता हूँ लेकिन छोड़ो, अब लिख लेना इसको, ठीक है। आप लोग लिख रहे हैं कि नहीं? बना के लिखते ज़रूर रहिएगा, बिना लिखे आपको कुछ समझ में नहीं आए,
ठीक है। हाँ, पार्सन पॉइंट। मेरी बात आई समझ? आप लोग लिखते रहिए, बाकी अभी जितना ही पढ़ाऊँगा 1 घंटे वो सब मैं आपको याद करा दूंगा, परेशान मत होइए। लेकिन हाँ, जितना कहूँ उतना करते रहिए। लिख लिए आप लोग? क्या मैं इधर हो जाऊँ क्या? चलिए लिखिए। केप कमोरिन, वास्को डी गामा पहले कहाँ आया था भारत में? कालीकट। केप कमोरिन भी तो गया था। कमोरिन अंतरीप। केप मीन्स होता है अंतरीप, मतलब स्थल का थोड़ा सा भाग ऐसे अगर निकल गया बाहर समुद्र की तरफ, उसको बोलते हैं केप। क्या बोलते हैं? केप। अंतरीप बोलते हैं उसको। ठीक है, चलिए अब देखिए, ध्यान से लिख ली सब लोग। आगे बढ़ता हूँ। सब लोग आइए, देखिए यहाँ से एक लाइन ऐसे गुजर रही होगी डॉटेड, ऐसे। इसको बोलते हैं क्या? कर्क रेखा। नीचे ये वाला लिखा है केप कमोरिन या कन्याकुमारी, वही इंग्लिश में लिख दिया हूँ बस। जगह नहीं है क्या? इधर एक बेंच खाली, तो इधर बैठ जाओ। टूटी है क्या? अच्छा अच्छा। केप कमोरिन या कन्याकुमारी। केप कमोरिन मैं 3-4 बार बोल चुका यार, कहाँ आपका ध्यान रहता है? केप कमोरिन या कन्याकुमारी। चलिए सब लोग एटलस पे जाइए, इसको देखिए, इस रेखा को अवलोकन करिए। सब लोग जाइए और इस रेखा का अवलोकन करिए। यहाँ से लेके यहाँ तक देख जाइए पूरा। देखो वैसे जो एटलस है, क्या हाल है? देख रहे हो? अच्छा, ऊपर लिखा होगा भारत राजनैतिक और फिर लिखा होगा भारत भौतिक, लिखा होगा ना? भारत राजनैतिक पर जाइए। हाँ, इस वाले मैप में देखिएगा। भारत राजनैतिक वाले मैप में जिनके पास नहीं है, जो लोग बगल में हैं उनको दिखा दीजिएगा भाई साहब, ठीक है ना? मैं आगे बढ़ूं? मुझे देखकर बताइए इधर से कि ये कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर जा रही है? शांत रहो, शांत रहो। पहले क्या है? गुजरात। राजस्थान है कि नहीं है? है कि नहीं है? बस हाँ या ना बताओ। है ना? चलो, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया। एमपी है? यूपी भी है क्या? यूपी नहीं है ना? फिर क्या है? छत्तीसगढ़ है? झारखंड है? पश्चिम बंगाल है? फिर कौन सा है? त्रिपुरा। और फिर क्या है? मिजोरम। हाँ, राजस्थान है कि नहीं है? है ना? हाँ बस। तो ध्यान समझिए, कई जगह इसकी बहुत एक फेमस ट्रिक है गमछा झार मित्र पर, लेकिन वो क्रम से नहीं है। गमछा झार मित्र पर ये क्रम से नहीं है। मैं कह रहा हूँ ट्रिक की ज़रूरत नहीं है, आप इसको 2-3 बार देख लीजिए बस। मुझे बताओ आपको याद हुआ कि नहीं? गुजरात है, थोड़ा सा राजस्थान है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम। क्या इसके लिए किसी ट्रिक की ज़रूरत है आपको? नहीं है, कोई बात नहीं। तो आप ऐसे लिखिए, बताइए कौन कौन से। अच्छा, ये कर्क रेखा है, इसको मैं थोड़ा सा इसको लिखा नहीं, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है ना? तो बताइए कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मैं एमपी लिख दे रहा हूँ, छत्तीसगढ़। हाँ, लिखते भी रहो, बोलो मत। मैं लिख रहा हूँ तो आप लोग भी लिखते रहो ना, और जैसे बना रहा हूँ वैसे बना के लिखते रहो इसको, ठीक है ना? छत्तीसगढ़ है,
फिर झारखंड है, फिर वेस्ट बंगाल है, फिर त्रिपुरा है और फिर मिजोरम है। ठीक है, आपको ये क्रम भी पता होना चाहिए, पश्चिम से पूरब। अरे पूर्व से पश्चिम उल्टा कर देना और क्या, ठीक है ना। ये क्रम आपको पता होना चाहिए। देखो मैपिंग आज शुरू किया हूँ तो मैं थोड़ा आराम चल रहा हूँ अभी, ठीक है ना, लेकिन ये बहुत आराम चल रहा हूँ। मैं थोड़ा सा स्पीड तेज़ करूँगा लेकिन अभी नहीं, थोड़ा सा आप लोग हैबिचुअल हो जाएं, ठीक ना। आगे बढ़ूँ, ध्यान से देखिएगा। ऐसे ऊपर एटलस के ऊपर देखो, सबसे ऊपर ऐसे लिखा होगा, ऐसे थोड़ा सा बना होगा और उसका देशांतर लिखा होगा ऐसे 82 डिग्री, 82 नहीं 80 लिखा होगा, और फिर ऐसे 84 लिखा होगा, लिखा है। आप लोग उसमें थोड़ा सा जो ऐसे बीच का हिस्सा है, बीच वाला बिल्कुल ऐसे मार्क करिए ऐसे। ये कितना होगा, 82 डिग्री होगा ना। अब बिल्कुल, अब इन दोनों के बीच का मार्क करिए, कितना होगा, 83 होगा। अब 83 और 82 के बीच का मार्क करेंगे, कितना होगा, 82 सही 1/2 डिग्री। जैसा काम यहाँ किए हैं वैसे देखो नीचे भी होगा, लिखा है नीचे, वो भी मार्क कर लीजिए, मार्क कर लीजिए उसको भी। जैसा मैं कहा हूँ वैसा करिए। मैंने क्या कहा, 80 लिखा है, 84 लिखा है, बिल्कुल मिडिल पॉइंट इसका मार्क करिए। फिर 84 और 82 के बीच का मिडिल पॉइंट मार्क करिए, और फिर 82 और 83 के बीच का मिडिल पॉइंट मार्क करिए। वो कितना होगा, 82.5 होगा। वही काम नीचे भी करिए, वही काम आप लोग नीचे भी करिए। बनाते रहो बनाते रहो, कुछ एटलसों में कुछ खींचते रहो, बना रहा हूँ, ठीक है। कर लिए, नीचे भी कर लिए। अब जो ऊपर वाला 82.5 है, नीचे वाला 82.5 है, इन दोनों को वैसे देखो, मेरा तो थोड़ा इधर चला गया, मैं इसको 82.5 के इधर बनाता हूँ, ठीक है, क्योंकि 82.5 इधर नहीं आएगा, यहाँ कहीं होगा 82.5 इधर इसके सामने। तो मैं सिर्फ लिख रहा हूँ 82.5 ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से आप जो नीचे वाला है ऊपर वाला है, इन दोनों को ऐसे मिला दीजिए, ठीक है। हाँ, बुक में भी आप मिला दीजिए, एक कोई कॉपी रख के खींच दीजिए, बस हल्का खींचना, ठीक है ना, हल्का खींचना, उसको मिला दीजिए, क्योंकि वो खींची नहीं गई है ना, उसको मिला दीजिए। मतलब एटलस में भी खींची नहीं गई है। अरे काल्पनिक तो सभी हैं, लेकिन एटलस में खींची नहीं गई है। पेंसिल लिए हो तो पेंसिल से कर दीजिए, ज़्यादा अच्छी बात है। आप लोग ये बताइए, हाइलाइटर लिए हैं कि नहीं सब लोग? हाइलाइटर लिए हैं ना, हाइलाइटर लेके आइएगा कल से, मैं बताना भूल गया था, हाइलाइटर लेके आइएगा। जो स्थान या फिर जो भी मैं लोकेशन बताऊं उसको आप मार्क कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए, 10 रुपये का आता है, बहुत महंगा नहीं है, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये रेखा ऊपर से किन किन राज्यों से होकर आ रही है? यही है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, या भारतीय मानक समय रेखा, इसी को बोलते हैं ना, भारतीय मानक समय रेखा इसी को बोलते हैं ना। अब बताओ ये किन किन राज्यों से हो गुजर रही है? यूपी से गुजर रही है, चलो लिख देता हूँ यूपी। MP से, देखना सब लोग, देख के बताना, हवाई फायर मत करना, ठीक है ना, देख के बताना। यूपी है ना, MP है ना, आगे कौन सा है? छत्तीसगढ़ है कि नहीं? लिखते भी रहो। फिर उड़ीसा है, और फिर मैं आंध्र प्रदेश को AP लिख दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा आंध्र प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश मत समझिएगा उसको, वो आंध्र प्रदेश है, उसको आप लोग लिख लीजिएगा।
आप लोगों को मिला सब ना? मिथिलेश कहाँ हो तुम? मिथिलेश, अच्छा बाहर चले गए क्या? ठीक है, देखते रहिए बस आप लोग, वही पेज पलट लिए वो देखते रहो। बोलो, इतने में कोई दिक्कत नहीं? क्या मैं आगे बढ़ूं? बना लिए? आगे बढ़ता हूँ। अगली बात हम लोग करने जा रहे हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा, लेकिन उसका मैं क्रम लिख देता हूँ। पहले स्थान पे क्या है? मैं भारत की बात कर रहा हूँ, यूपी की नहीं। तो पहला क्या है? अरे भैया, मैं भारत की बात कर रहा हूँ कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। मैं यूपी की बात थोड़ी कर रहा हूँ। तो पहले स्थान पे कौन सा है? रूस है। दूसरे पे कौन है? तीसरे पे कौन है? चौथे पर कौन है? पांचवें पर कौन है? छठे पर कौन है? और फिर सातवें पर कौन है? हाँ, आठवें पे अर्जेंटीना है। आप लोग बता रहे हैं, सही है। ठीक है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के देशों का क्रम है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के देशों का क्रम है, और भारत का इस क्रम में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। ठीक है, लिख लिए? इधर लिख रहा हूँ। अब आते हैं भारत की सीमा पर। ठीक है, भारत की सीमा पर। ठीक है, तो भारत की जो स्थलीय सीमा है, भारत की जो स्थलीय सीमा है, इसकी कुल लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। ठीक है, दूसरी बात, समुद्री सीमा। हाँ बताइए, दिख नहीं रहा क्या? चमक रहा है क्या? अच्छा, मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा लिख लीजिए। मैं लिख दिया हूँ, मैं लिख दे रहा हूँ। ये स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। समुद्री सीमा कितनी है? 75 16। हाँ, 75 16.6 किलोमीटर। अब इसमें से जो मुख्य भूमि है, हाँ 6100 है, लेकिन थोड़ा डाटा दूसरा भी उसमें है। और ये द्वीपों की, द्वीप लिख दीजिए, द्वीपों की समुद्री सीमा। अब ये है 2094 किलोमीटर। कितना है? 2094। 6100 भी लिखा हुआ है। और ये है 24 है क्या? शायद देख लेता हूँ मैं। 52 है, 52.6 किलोमीटर। अब ये कुल जोड़ोगे तो यही आएगा। ठीक है ना? अब ये सब लंबाई आएगी नहीं आपके एग्जाम में, बता दूँ। बस परिचय दे रहा हूँ तो बता दे रहा हूँ। ठीक है ना? ठीक है, अगली बात कर रहा हूं मैं।
अगली बात मैं कर रहा हूँ। पहले मैं कुछ इसमें हटाऊँगा, ठीक है। ये जो सब लिखा हूँ मैं ये सब हटा रहा हूँ। चलिए आइए इधर, अब ध्यान दीजिए। अब जाइए देखिए यूपी पर, क्योंकि हम लोग यूपी में रहते हैं, यूपी के एग्ज़ाम देंगे तो कुछ यूपी के बारे में जान लीजिए जो क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना। वो क्या है, यूपी पर जाइए। ये बताइए यूपी कितने राज्यों की सीमाओं को टच करता है? 8 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश। आप लोग देखिए कौन कौन से हैं, मुझे बताइए। यूपी सीमा क्रम से आइए, बताइए कौन कौन सा है। पहले कौन सा है? उत्तराखंड, यूके, चलो, और हिमाचल भी है, देख लेना, देख लेना। एक फिलॉसफी बता दूं एटलस पढ़ने से पहले, कि जो दिखता है वही सत्य है, जो दिखता है वही सत्य है, और सत्य ही ईश्वर है, ठीक है ना। इसलिए मेरे ऊपर विश्वास मत करना, मैं कह रहा हूँ देख लो तो देख जरूर लेना, ठीक ना। तो हिमाचल है ना, हिमाचल प्रदेश। इसके बाद कौन सा है? हरियाणा, राजस्थान भी है, एमपी भी है, फिर क्या छत्तीसगढ़ है? ये बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक और है ना, वो केंद्र शासित प्रदेश है, उसको मैं लिख रहा हूँ दिल्ली, ठीक है। यूपी की सीमा को मेरे ख्याल से नहीं, सच्चाई ये है कि सबसे अधिक राज्य टच करते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आ चुका है। एक बात और, यूपी का कौन सा जिला है जो सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को टच करता है? कौन सा? मुझे देखकर बताइए उसको। यूपी का जिला है कौन सा? सोनभद्र। सब लोग देख लीजिएगा, बताइए कौन कौन से राज्य हैं? एमपी भी है क्या? एमपी है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है। तो ये यूपी का ऐसा जिला है जो सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को टच करता है। सबको दिखा ना? नहीं दिखा? सोनभद्र देखो नीचे, जो वैसे यूपी में देखो वैसे जो नीचे ऐसे लटका होगा ना ऐसे, सबसे वही सोनभद्र है। हाँ, उसी के आसपास, उसी नीचे ही है मान लो। हाँ देखो ये कितनी सीमाओं को टच कर रहा है? 4 है ना? सबको दिख गया? सबको दिख गया ना? आगे बढ़िए। अब आइए अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर। कहाँ पर? अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर। अब मैं ये सब हटा रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है, आइए आगे।
अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर आइए। तो बताइए भारत के जो पड़ोसी देश हैं, भारत के जो पड़ोसी देश हैं, पहली बात उनके नाम जान लीजिए कौन कौन से हैं, वैसे सबको पता होगा, लेकिन इधर है अफ़गानिस्तान, कौन सा है, इधर है पाकिस्तान, इसके बाद चाइना है, ये वाला पोर्शन नेपाल है, ये भूटान है, यहाँ तक आएंगे इसके बाद म्यांमार है, ये बांग्लादेश है, बस श्रीलंका है लेकिन वो अलग है, टच नहीं कर रहा है, ठीक है ना। इधर मालदीव भी है लेकिन वो भी द्वीपों का समूह है, दूर है, ठीक है ना। तो इतने भारत के पड़ोसी देश हैं। तो चलिए आइए सबसे पहले आइए अफ़गानिस्तान पर। कहाँ पर, बताइए अफ़गानिस्तान को भारत का कौन सा राज्य टच करता है, भारत का कौन सा राज्य, हाँ ठीक है, लद्दाखी है। दरअसल क्या है, थोड़ा सा आप लोगों को मैं जानकारी दे देता हूँ, अभी तो मैं बताऊँगा इसके बारे में, लेकिन ये ऐसे है, ये पूरा भाग पीओके है, क्या है, पीओके, मैं इस पे आ रहा हूँ। तो भारत इसको पीओके कहता है ना, और पाकिस्तान इसको कहता है आज़ाद कश्मीर, क्या कहता है, गिलगिट बाल्टिस्तान का एरिया यही है, ठीक है ना। तो बहरहाल हम क्या कहेंगे, अफ़गानिस्तान भारत की किस सीमा को टच करता है, तो जम्मू एंड कश्मीर। और इस सीमा रेखा को एक नाम दिया गया है, नाम क्या है, डूरंड लाइन, ठीक है ना। किसको, भारत पाकिस्तान, ठीक है ना, डूरंड लाइन, ठीक है ना। देखो अब जैसे इनका ये कहना, शांत रहिए, इनका ये कहना है कि जो डूरंड लाइन है वो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के लिए, आपको पता होना चाहिए कि जब विभाजन किया गया था अफ़गानिस्तान से, जो रेखा बनाई गई थी उसमें भारत भी तो पाकिस्तान का हिस्सा था, भारत भी तो पाकिस्तान का हिस्सा था। अब जब भारत पाकिस्तान से अलग हो गया तो जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा है वो भी तो डूरंड ही है, मेरी बात समझ पाए नहीं, लेकिन भारत और पाकिस्तान की, भारत और अफ़गानिस्तान वो भी डूरंड है, ठीक है ना। चलिए लिख लीजिए, डूरंड रेखा, डूरंड रेखा से ये पृथक होता है। आइए इधर चाइना पर आइए। चाइना, बताइए चाइना भारत के कितने राज्यों की सीमाओं को टच करता है, या भारत के कितने राज्य चाइना की सीमाओं को टच करते हैं, बताइए, देख कर बताइए। सबसे ऊपर क्या है, जम्मू कश्मीर या लद्दाख मानिए उसको, ठीक है ना। चलिए मैं लिख रहा हूँ क्रम से, आप लोग देख रहे हैं ना, मैं जम्मू एंड कश्मीर या इसी को लद्दाख लिख रहा हूँ, ठीक है। और बताइए हिमाचल प्रदेश, यूके है, उत्तराखंड, फिर क्या है, सिक्किम, और अरुणाचल, मुझे बताइए क्या कुछ और है, क्या क्या कुछ और है। एटलस में आप लोग देख रहे हैं ना कि बस यहीं देख के टीपे पड़े हैं, ठीक है। अब बताइए चाइना और भारत के बीच की जो सीमा रेखा है उसका नाम क्या है, मैकमोहन। वैसे बुक्स में ये लिखा है कि चाइना और अरुणाचल प्रदेश इसके बीच की रेखा को मैकमोहन बोलते हैं, इसके बारे में लिखा नहीं है, लेकिन जनरली आता है कि भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा क्या नाम है, तो आप क्या लिखेंगे, मैकमोहन। अच्छा, ये इसके बारे में एक बार बताना मैं भूल गया, ये डूरंड रेखा जो है, ये सीमा रेखा भारत में जितने भी देश टच करते हैं सबसे छोटी है, सबसे
छोटी है। ठीक है, चलिए आगे आइए। हाँ, नेपाल पर आ जाइए। आइए नेपाल पर। बताइए, नेपाल को भारत के कितने राज्य टच करते हैं? कौन कौन से बताइए? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम। वेस्ट बंगाल है? देख लीजिएगा, मुझे नहीं पता है ना। सब लोग सहमति दीजिए, है ना। मैं लिख रहा हूँ। बताइए कौन कौन से? यूके है, फिर क्या है? यूपी है और बिहार है, वेस्ट बंगाल है और सिक्किम। सिक्किम। बोलो, यही इतने हैं? यही इतने हैं ना? देख रहे हो? हाँ, विभाजन नहीं नहीं नहीं, विभाजन रेखा को यहाँ कोई नाम नहीं दिया गया है। यहाँ कोई नाम नहीं दिया गया। ठीक है, चलिए आइए सिक्किम पर आइए। सॉरी, सिक्किम नहीं, भूटान। भूटान पर आइए। चलिए बताइए कौन कौन से? सिक्किम है, वेस्ट बंगाल है, असम है और अरुणाचल प्रदेश। यही इतने हैं? बताइए, सब लोग देख लिए? सब लोग देख लिए हैं ना? हाँ, आ रहा हूँ, काहे भागते हो? सब पे आ रहा हूँ, कुछ नहीं छोड़ूंगा। आइए इधर, म्यांमार। क्या है? म्यांमार। बताइए कितने राज्य? पहले देखो अरुणाचल प्रदेश है कि नहीं है? है। नागालैंड है, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा भी है क्या? असम भी है क्या? नहीं है ना। बस कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, हाँ मणिपुर है और मिजोरम। बस इतना ही लिखना है आपको। अरुणाचल प्रदेश, फिर क्या है? नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, अब आइए बांग्लादेश पर। बांग्लादेश, मुझे बताइए, इधर से शुरू करिए। पहले कौन सा है? पश्चिम बंगाल। फिर कौन सा है? असम। क्या अरुणाचल प्रदेश टच कर रहा है कि नहीं? देख के बताइएगा। नहीं है। सिक्किम है क्या? नहीं है। चलिए फिर नीचे आइए। असम है, उसके बाद फिर क्या है? मेघालय। फिर क्या है? त्रिपुरा। फिर क्या है? मिजोरम। क्या और कोई है? नहीं है। क्या हुआ? हाँ बस। चलिए देखिए, लिखते हैं कौन कौन से राज्य। वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। बोलो, क्या इनके अलावा कोई और है? नहीं है ना। आप सामने बैठा करो, ठीक है ना।
इधर से देख नहीं पाते, उधर दिखता भी नहीं है। अब वो लोग जो पुराने लोग हैं वो लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, तो उनके चक्कर मत पड़ा करो, सामने बैठो। बताइए यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? बांग्लादेश की जो सीमा रेखा है उसको क्या नाम बोलते हैं? क्या? 0 डिग्री नहीं, 0 लाइन बोलते हैं। लेकिन दरअसल होता क्या है, हुआ क्या था कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तब बांग्लादेश भी पाकिस्तान के साथ था। तो सर सिरिल रेडक्लिफ के अध्यक्षता में 2 आयोग बनाए गए थे। सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में 2 आयोग बनाए गए थे, रेडक्लिफ आयोग 1 और रेडक्लिफ आयोग 2। 1 वाला इधर पाकिस्तान को बताया था और 2 वाला इधर। तो इसको भी रेडक्लिफ लाइन ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडक्लिफ लाइन। मतलब रेडक्लिफ ने इसको भी विभाजन किया था, लेकिन इसको एक नाम दे दिया गया, क्या? 0 लाइन। क्या दे दिया गया? 0 लाइन। मैं दोनों लिख रहा हूँ, रेडक्लिफ लाइन या इसी को 0 लाइन भी बोलते हैं, ठीक है? रेडक्लिफ लाइन या 0 लाइन। आप लोग लिख रहे हैं ना सब? लिखते रहो, लिखते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। लिखोगे नहीं तो फिर याद नहीं होगा। देखो सीधी बात है। चलिए इधर आइए, पाकिस्तान पर आइए, पाकिस्तान पर आइए। बताइए ये कितने राज्यों को टच करता है? जम्मू कश्मीर है, फिर पंजाब भी है, हरियाणा भी है, क्या हिमाचल भी है, क्या कौन सा है? राजस्थान है, फिर क्या है? गुजरात। और इसकी जो सीमा रेखा है इसको बोलते हैं रेडक्लिफ। इसको ही बोलते हैं रेडक्लिफ लाइन। क्या हुआ? हाँ, 2 आयोग बने थे, रेडक्लिफ आयोग 1 और रेडक्लिफ आयोग 2। तो 1 वाला इसकी अनुशंसा किया था, 2 वाला बांग्लादेश की। सर सिरिल रेडक्लिफ, ठीक है, उनका पूरा नाम था। अब आगे आइए। अब आइए समुद्री सीमा भारत के राज्यों की, भारत के राज्यों की। तो कुछ लोगों को जानकारी ज़रूर होगी, लेकिन मैं फिर भी आपको बताऊंगा। मुझे बताइए कि सबसे लंबी समुद्री सीमा भारत के किस राज्य की है? गुजरात की है। देखो राज्यों में गुजरात की है, लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश शामिल कर दिया जाएगा तो सबसे अधिक होती है किसकी? अंडमान निकोबार की है। गोवा की तो सबसे कम है, गोवा की तो सबसे कम है। अंडमान निकोबार की सबसे अधिक है। अधिक होने का कारण ये है कि अब वहाँ कई द्वीप हैं, ऐसे 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 ऐसे। अब यहाँ से नापेंगे पूरा ये पूरा ये पूरा, तो वो क्या होता है? सबसे अधिक हो जाता है, ठीक है ना? तो ये है। तो क्या इसको आप लिख लिए? मैं हटा दे रहा हूँ। चलिए आइए। तो समुद्री सीमा, राज्यों की समुद्री सीमा।
ठीक है। तो सबसे अधिक किसकी है? अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार। इसके बाद किसकी है? गुजरात की। फिर किसकी है बताओ? आंध्र प्रदेश। देख लो, सीमा रेखा देख लो, कुछ तो कंपेयर कर सकते हो ना, कौन ज़्यादा है कौन कम है, ठीक है ना। इसीलिए तो एटलस मंगाया हूँ। आंध्र प्रदेश। चौथे नंबर पे कौन है? कौन सा? तमिलनाडु। ओके। फिर क्या है? केरल। ठीक है, बस 5 याद रखिए, बहुत है। पाँच याद रखिए, सफिशिएंट है। सबसे कम जरूर लिख लीजिएगा। हाँ, ये घटते क्रम में है। और सबसे कम गोवा। सबसे कम गोवा। अंडमान, ए इंडियन का मतलब अंडमान एंड निकोबार। आगे बढ़ूं? चलिए आइए, अब हम लोग ये देखेंगे थोड़ा। आप लोग इधर आइए, केरल में। केरल में आइए। केरल में ऐसे तट के सहारे जाएंगे तो वहाँ एक जगह लिखा होगा पुडुचेरी। लिखा है क्या? उसके ऊपर लिखा होगा माहे। दरअसल माहे जो है, पहले मैं लिख ही दे रहा हूँ, माहे, कराईकल, पुडुचेरी और यनम, ये पुडुचेरी के 4 ज़िले हैं। पुडुचेरी के ये 4 ज़िले हैं। तो माहे कहाँ पर है, किस राज्य में? केरल। मैं इसके बारे में लिख रहा हूँ पुडुचेरी। माहे कहाँ पर है? केरल में। आप ऐसे तट के सहारे ऐसे ऐसे जब इस तरफ आ जाएंगे ना, तो यहीं देखिए तमिलनाडु में 2 स्थान होंगे, पुडुचेरी, पुडुचेरी लिखा होगा। क्या क्या नाम है उनके? कराईकल और पुडुचेरी, बस वही दोनों हैं। तो ये दोनों कहाँ पर हैं? और यनम कहाँ है? आंध्र प्रदेश। दिख गया? मुझे बताइए, ये पुडुचेरी किसके अधीन था? फ्रांसीसियों के। और भारत में कब सम्मिलित किया गया इसको? अरे स्वतंत्रता कब? 54 में, 1954 में। तो इसको याद रखिएगा, ये एक फैक्चुअल चीज़ है, इसको मैं राज्य व्यवस्था में बताऊंगा ये सब, ठीक ना। इसके बाद फिर आइए यहाँ पर आइए गुजरात में। गुजरात के तट के पास आ गए सब लोग। देखिए वहीं 3-4 स्थान हैं। दादर एंड नगर हवेली है, दमन भी वहीं होगा और दीव भी वहीं होगा। मिला? सब मिल गया ना? तो दादर एंड नगर हवेली एक केंद्र शासित प्रदेश, दमन एंड दीव ये एक केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। दोनों मिल गए ना। इनकी लोकेशन आप जानते रहिए। वैसे आपको बता दूं कि ये दादर एंड नगर हवेली है, इसको जानते रहिएगा, ये किन 2 राज्यों के बीच में पड़ता है? गुजरात और महाराष्ट्र। दीव तो एक द्वीप है। दीव क्या है? एक द्वीप है।
और दमन किस राज्य में पड़ता है? दमन गुजरात में, ठीक है ना? तो मैं इसको लिख ही दे रहा हूँ। क्या है? दमन कहाँ पर है? गुजरात राज्य में पड़ता है। और दादरा एंड नगर हवेली ये गुजरात एंड महाराष्ट्र दोनों में है ना? गुजरात एंड महाराष्ट्र। यार इसको तो बंद करना पाप है। कौन से? उसमें समझना क्या है? बस देख लो कहाँ कहाँ है, बस बात ख़त्म। उसमें क्या समझना है बताओ? मैंने कुछ बताया क्या उनके बारे में? नहीं बताया ना? बस देख लीजिए कहाँ कहाँ पे है लोकेशन। हम लोग भारत का परिचय पढ़ रहे हैं ना, अभी भारत का परिचय ही तो पढ़ रहे हैं, तो आपको परिचित करा रहे हैं भारत में, ठीक है ना? चलिए अब आगे क्या है? समुद्री सीमा के बारे में थोड़ा जानना है कि समुद्री सीमाओं में कहाँ तक किसका अधिकार होता है। जैसे मान लो कोई भी देश है और उसकी बाउंड्री मान लो ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे मान लो कोई देश है, बाउंड्री ऐसे कटी छटी रहती है, टेढ़ी मेढ़ी, तो इनको वैसे मिलाने वाली जो रेखा होती है ऐसे, इस रेखा को बोलते हैं आधार रेखा। क्या बोलते हैं? आधार रेखा। अब ये स्थल है और ये जल है, ये स्थल है और ये क्या है? समुद्र। ये क्या है? समुद्र है। इधर वाला स्थल, उधर वाला समुद्र है। अब मैं उस पर खींच सकता हूँ, थोड़ा बहुत लाइनिंग कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ा लिखना है उन पर, इसलिए मैं खींच नहीं रहा हूँ, ठीक ना? अब ध्यान से देखिएगा, इसके बीच में क्या होगा? यहाँ जल होगा। इस जल को बोलते हैं आंतरिक जल। क्या बोलते हैं? तो इस जल को बोलते हैं आंतरिक जल। फिर बातचीत करने लगे तुम लोग, मना किया था ना? क्या कहते हैं इसको? आंतरिक जल। अब इस रेखा से 12 नॉटिकल मील, कितना? 12 नॉटिकल मील। ये 0 है और ये 12 नॉटिकल मील। इसके बाद पहले खींच लीजिए, इसके बाद बताता हूँ। 24 है और फिर इधर 200 है। ये 24 है और ये 200 नॉटिकल माइल, ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है ना? नॉटिकल माइल्स। नॉटिकल मील क्या होता है बताओ? एक नॉटिकल मील में कितने किलोमीटर होते हैं? 1.8 किलोमीटर, ठीक है? अब ये जो 12 नॉटिकल मील तक होता है, इसको बोलते हैं क्षेत्रीय सागर। क्या बोलते हैं? क्षेत्रीय सागर। यहाँ पर उस देश का पूरा अधिकार होता है, पूरा अधिकार, कुछ भी कर सकता है। इस क्षेत्र में कोई भी देश कुछ भी कर सकता है।
ठीक है। इस जोन को क्या बोलते हैं? इस जोन को, इसको बोलते हैं कॉन्टिगुअस जोन, या इसको अविच्छिन्न मंडल बोलते हैं। अविच्छिन्न मंडल, या इसी को संलग्न क्षेत्र भी बोलते हैं। संलग्न क्षेत्र, अब इंग्लिश में नहीं लिख रहा हूँ। ये टेरिटोरियल सी है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेरिटोरियल सी। इसको बोलते हैं इंटीरियर वाटर, बेस लाइन बोलते हैं। इसको बोलते हैं कॉन्टिगुअस जोन। कॉन्टिगुअस जोन, संलग्न क्षेत्र। क्या चीज़? प्रादेशिक, वही है संलग्न क्षेत्र। प्रादेशिक क्षेत्र क्या होता है? होगा कहीं लिखा प्रादेशिक क्षेत्र। वही जो क्षेत्रीय सागर है वही प्रादेशिक क्षेत्र होता है, और क्या। ठीक है ना। इसमें क्या अधिकार है किसी भी देश को? तो इसमें होता है सीमा शुल्क की वसूली, सीमा शुल्क की वसूली, साफ सफाई और कुछ वित्तीय अधिकार। किसी भी देश को प्राप्त होते हैं। ठीक है। इस क्षेत्र को बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, मैं इसको लिख ही दे रहा हूँ। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब यहाँ पर क्या अधिकार होते हैं किसी देश को? यहाँ पर हाँ, कुछ वैज्ञानिक अनुसंधान किए जा सकते हैं, या फिर नए द्वीपों का निर्माण भी किए जा सकते हैं। ठीक है। क्या क्या? वैज्ञानिक अनुसंधान, नए द्वीपों का निर्माण और आर्थिक संसाधनों के विदोहन की छूट मिली है। ठीक है। तो इसको भी जानते रहिएगा। इसको भी जानते रहिएगा। आगे बढ़ूँ? आप लोग 2-3-4 पेज पलटिएगा तो आपको मिलेगा नीचे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप का मैप। 3-4 पेज पढ़ते जाइए। नीचे ऊपर देखो लिखा है ना, सब ऊपर सब में लिखा हुआ है। ऊपर सब में लिखा हुआ है कौन से स्टेट का है।
तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का मैप, जाइए सब लोग, कौन सा पेज नंबर है? 29। हाँ हाँ, और पलटिए पलटिए, पढ़ते रहिए। ऊपर लिखा होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मिला? लिखा है इसमें? अच्छा, मिल गया? अरे ये मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। कौन सा? हाँ ये है। कोने में बना हुआ है ऐसे 2 ठो, ठीक है ना? चलिए आइए देखिए इसे। सबसे ऊपर कौन सा है? उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, सॉरी मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, फिर है ना, इसके बाद क्या है? लिटिल अंडमान है, लघु अंडमान लिखा हो, लघु अंडमान है ना, लघु अंडमान है। ये अंडमान द्वीप समूह है। इधर और भी हैं, बहुत सारे हैं, मैं आ रहा हूँ उन पे। फिर इधर है कार निकोबार, और फिर नीचे उसके है ग्रेट निकोबार। क्या है? ग्रेट निकोबार। क्या ये सारे द्वीप मिल गए सबको? मैं नाम भी लिख दे रहा हूँ, नहीं तो आपको लगेगा हवाई फायर कर रहे हैं। उत्तरी अंडमान, बात मत करिए, ढूंढिए, और इधर मत देखा करिए। जब मिल जाए तब कहीं देखिए, नहीं तो ढूंढते रहिए, ठीक है ना? मध्य अंडमान, ये क्या है? साउथ या दक्षिणी अंडमान। ये है लघु अंडमान। ये है कार निकोबार। मिला सबको? और ये क्या है? ग्रेट निकोबार। क्या है? ग्रेट निकोबार, ठीक है? क्या हुआ? लघु को, हाँ, लिटिल मतलब क्या होता है? छोटा, लघु। कितने मिनट का हुआ? 10 मिनट। चलिए अब ध्यान से देखिए, इन दोनों के बीच में एक चैनल है। कितना? 10 डिग्री। 10 डिग्री है ना? चलिए, तो इसको वैसे खींच लीजिए ऐसे। अच्छा, मेरे ख्याल से यहाँ महत्वपूर्ण एक ही है, इसको आप लिख लीजिए 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल। एक और बता रहा हूँ मैं, उसमें शायद मिलेगा नहीं आपको। इसके इधर और नीचे जाएंगे ना, तो यहीं पे सुमात्रा द्वीप है। कौन सा? सुमात्रा द्वीप। तो इसके बीच में भी एक चैनल है, इसको मैं लिख दे रहा हूँ सुमात्रा। इसको नाम दिया गया है ग्रेट चैनल। क्या नाम दिया गया है? ग्रेट चैनल। इसको नाम दिया गया है ग्रेट चैनल। जहाँ ग्रेट चैनल देखो वहीं लिखा हुआ है क्या? अंडमान सी लिखा है। जहाँ ग्रेट चैनल है वहीं लिखा होगा अंडमान सागर। लिखा है? सबको मिल गया? उधर मिला? अंडमान सागर मिल गया? देखो यहीं लिखा होगा। अंडमान सागर लिखा है ना? सबको मिल रहा है। थोड़ा छोटा हो गया है, ठीक है? थोड़ा सा सुना क्या? क्या
ठीक, ठीक है, भूल गया था फ्लाइट मोड लगाना। तो अंडमान से मिल गया सबको। उसी के ऊपर देखिए एक कोई चैनल और है कौन सा? कौन सा? डंकन पैसेज लिखा हुआ है, डंकन पैसेज। बताइए वो किसके किसके बीच में है? डंकन पैसेज बताइए किसके किसके बीच में है? लघु अंडमान, साउथ अंडमान, बताइए। साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। तो चलिए ये साउथ अंडमान है, ये लिटिल अंडमान है। इसके बीच में एक चैनल बनाइए और यहाँ पर लिखिए इस चैनल का नाम। क्या नाम है इसका? डंकन पैसेज बोलते हैं इसको। देखो ये पैसेज, चैनल और ये स्ट्रेट, तीन शब्द होते हैं। पैसेज, चैनल एंड स्ट्रेट। सभी जल संधियाँ ही होती हैं, लेकिन स्ट्रेट उसमें थोड़ा संकरी होती है, चैनल उससे थोड़ा लंबा चौड़ा होता है, और पैसेज सबसे ज़्यादा चौड़ा होता है। ठीक है ना, जानते रहिएगा। डंकन पैसेज। आगे बढ़ रहा हूँ। यहीं देखिए एक द्वीप होगा, इसका नाम है कोको द्वीप। पहले मैं ऊपर वाला हटा दे रहा हूँ। क्या नाम है? इसका नाम है कोको द्वीप। इस पर अधिकार किसका है? म्यांमार का। और इस यहाँ पर भी एक चैनल है। क्या नाम है इसका? कोको चैनल ना। कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में जो चैनल है उसको नाम क्या दिया गया है? कोको चैनल। सबको मिल गया? मिल गया ना? आगे बढ़ें कि नहीं बताओ पहले? बढ़े आगे। अब यहीं देखो, यहीं आसपास, इसके आसपास मध्य अंडमान या दक्षिणी अंडमान के आसपास देखिए तीन द्वीप होंगे। मैं नाम ले रहा हूँ। रॉस आइलैंड, नील आइलैंड और हैवेलॉक आइलैंड। रॉस द्वीप, नील द्वीप और हैवेलॉक द्वीप। क्या? अरे लांग द्वीप छोड़ दो, हैं तो बहुत सारे। मैं जो बता रहा हूँ उनको ढूंढो। क्या तीनों मिले नहीं आपको? रॉस मिल गया है, नील मिला है, हैवेलॉक नहीं मिल रहा? क्या मिल गया तीनों ना? मैं तीनों लिख रहा हूँ इधर, इसको हटा रहा हूँ। चलिए देखिए इधर, शांत रहो, फिर बनवाने लगे तुम लोग। एक बार कह दिए शांत रहो। तुम लोगों को सुनाना पड़ता क्या? छोड़ दूं क्लास?
तीनों मिल गए सबको? कौन सा नहीं मिला? रास तो कौन सा हैवलॉक नहीं मिल रहा है? मैंने कहा वहीं एक बॉक्स बना है, उसी में तीनों हैं, किसी को मिल गए हैं और किसी को नहीं मिल गए है। नहीं मिल रहा है। हिंदी वाला नहीं है क्या? हिंदी वाला नहीं है क्या? पुराने वाले में है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ये आप समझिए पहले, सुनो, अरे सुनो तो मेरी बात पहले, बोलने क्यों लगते हो? मैं बता रहा हूँ, नहीं मिला है तो पहले लिख लो, पहले नहीं मिला है तो पहले लिख लो। एक गिलास मुझे दीजिए तो। ये बताओ कौन कह रहा है नहीं ये तीनों द्वीप तो हैं? नहीं है क्या? नहीं मिल रहा है? अच्छा इस वाले में नहीं है, ठीक है। ये नया वाला एटलस आया है उसमें है, ठीक है ना? शांत रहो, शांत रहो, बात इतना मत करो। चलो नहीं है इसमें, ठीक है, नहीं है, लेकिन लिख लीजिए वहीं बगल में है। जो लोग नया एटलस लिए हुए हैं उनके एटलस में है, तो आप लोग जिनके पास पुराना एटलस है, जिनको नहीं मिल रहा है, वो नए एटलस में देख के वहाँ नाम नोट कर लेंगे, ठीक है ना? तीनों महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि अभी हाल ही में शायद 2018 की बात है, मोदी जी अभी 2 दिन की यात्रा पर गए थे वहाँ पर, तो उन्होंने इनके नाम को बदल दिया था, ठीक है। रास द्वीप को इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर, नए वाले में लिखा है नील द्वीप को शहीद द्वीप, और हैवलॉक को उन्होंने क्या कहा था? स्वराज द्वीप। तो उन्होंने नाम बदल के ये नाम रख दिए थे, उनके नाम बदल करके ये नाम रख दिए थे। हाँ मोदी जी। चलिए इधर आइए, बगल में देखो, यहीं पे एक आइलैंड होगा और एक यहाँ पे होगा। एक का नाम है नारकोंडम, है? दिखेगा दिखेगा दिखेगा, परेशान मत होइए। एक्चुअली मुझे भी नहीं दिख रहा है, इसलिए अब दिख रहा है ना? नारकोंडम, और ये है बैरन, बैरन आइलैंड और नारकोंडम आइलैंड, दोनों मिल गए? दोनों ही मिल गए ना? आपको बता दूं इनके बारे में कि बैरन जो द्वीप है ये दोनों ही ज्वालामुखी द्वीप हैं। दोनों ही कैसे हैं? ज्वालामुखी द्वीप हैं। लेकिन जो बैरन आइलैंड है ये वाला, ये सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत यही है, बैरन। मेरी बात समझ आई? सक्रिय, भारत का एकमात्र। हाँ पर्वत ही है, ज्वालामुखी बनेगा तो अब जैसे लावा निकलेगा तो लावा निकल के फैलेगा तो पर्वत नहीं बन जाएगा, ऐसे वही है। भारत का एकमात्र। नारकोंडम आइलैंड जो है ये भी ज्वालामुखी द्वीप ही है, ये भी ज्वालामुखी है। उसके आगे लिखा है कुछ नहीं, ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा है?
एक्सटेंट वाल्व लिखा ना, विषुप्त ज्वालामुखी, मतलब वो शांत हो गया है। वोल्केनो मतलब ज्वालामुखी। या विषुप्त ज्वालामुखी भी लिख सकते हैं आप विषुप्त ज्वालामुखी भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ूं? चलिए आगे आइए। इधर आइए, देखिएगा दो द्वीप और होंगे, एक उत्तरी सेंटिनल और दक्षिणी सेंटिनल। ये है उत्तरी सेंटिनल द्वीप और ये है दक्षिणी सेंटिनल द्वीप। है क्या हिंदी वाले में नहीं है क्या? नहीं है, किसी में नहीं है, नए वाले में भी नहीं, पुराने वाले में भी नहीं है। नहीं, इसमें तो नहीं है, इसमें नहीं है। चलिए कोई बात, आप लोग बना लीजिए, इसको बना लीजिए। सेंटिनल आइलैंड अभी हाल ही में चर्चा में था, हाल ही में क्या 2019 के आसपास। किस लिए? किस लिए किसी को पता है? यहाँ एक अमेरिकी टूरिस्ट की हत्या कर दी गई थी। यहाँ की जो प्रजाति है उसको बोलते हैं सेंटिनलीज। क्या बोलते हैं? सेंटिनलीज। उन्हीं के नाम पर तो सेंटिनल बोलते हैं इसको, सेंटिनल आइलैंड, ठीक है ना। मतलब उनके नाम पर नहीं, सेंटिनल आइलैंड था, उनके नाम पर उनको बोलते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान समझिए, यहाँ हुआ क्या था कि ये जो जनजाति है ये दुनिया से कटी हुई रहती है हमेशा। ये अपना वही पुराना जो अपना शिकार उकार जो भी है, नंग धड़ंग सब रहते हैं एकदम, ठीक है ना। तो यहाँ पे हालांकि भारत की एक महिला थी, उन्होंने इनसे बात करने की कोशिश की थी लगभग, और आज तक का मतलब ये बताया गया है कि वही एक महिला है जो इनसे बात कर पाई थी, नहीं तो ये किसी से बात करने के लिए भी तैयार नहीं होते, ठीक है ना। तो बहरहाल वो लोग गए थे, अमेरिका के थे, उनको मार दिया गया था, इसलिए काफ़ी चर्चा में था ये, ठीक है ना। हाँ, लेकिन बस आप लोगों को याद रखना है कि सेंटिनल, अच्छा ये जो अंडमान सी है ना, इसके ऊपर के जो जितने भी द्वीप हैं इनको बोलते हैं अंडमान द्वीप समूह, और इनको बोलते हैं निकोबार द्वीप समूह। समझ में आया ना। तो ये अंडमान के ही द्वीप हैं। किसके हैं? अंडमान के द्वीप हैं। मुझे बताइए कि जो अंडमान निकोबार की राजधानी है, देखिए पोर्ट ब्लेयर है, किस द्वीप पर है वो? साउथ अंडमान। यही मैं बना रहा हूँ। पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर, तो ये साउथ अंडमान पर स्थित है। कहाँ स्थित है? साउथ अंडमान पर। लिख लिए? अब बस थोड़ा सा बचा है लक्षद्वीप। टाइम ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। आइए इसको हटा दो, सब लिख लिए ना। आइए लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप भी कई द्वीपों का समूह है, ऐसे है ना, ऐसे सब फैले हुए हैं, ठीक है। यहाँ एक द्वीप है, इसका नाम है मिनिकॉय। क्या नाम है? मिनिकॉय। ये सभी लक्षद्वीपों का समूह है, ये भी लक्षद्वीप का ही है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। और इसके नीचे है मालदीव, वो भी द्वीपों का समूह है।
उसमें दिखा नहीं होगा, लेकिन जब हम लोग इसके मैप पे आएंगे तो वहाँ दिखेगा आपको, देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मालदीव क्या है? मालदीव की राजधानी क्या है? माले। अब ध्यान समझिएगा, मिनिकॉय को लक्षद्वीप के जो द्वीप हैं उनसे अलग करने वाला एक चैनल है, और मिनिकॉय को मालदीव से अलग करने वाला चैनल है। ये वाला कौन सा है और ये वाला? अरे देख के बताओ यार, नीचे वाला कौन सा है? 8 डिग्री, ऊपर वाला 9 डिग्री। अब ये कम तो वैसे रहेगा ना, ये कम होगा ज़्यादा होगा, क्यों? क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहे हैं ना, तब अक्षांशी तो है। ये 8 डिग्री चैनल है और ये क्या है? 9 डिग्री चैनल। ठीक है, यहाँ पे एक द्वीप है, उसका नाम रखेंगे सुहेली, है ना? सुहेली द्वीप है, उसको याद रखिएगा बस। कहीं यहाँ कहीं आसपास होगा ऐसे, मेरे ख्याल से यहाँ कहीं है क्या ऐसे? मिनिकॉय के ऊपर है ना, मिनिकॉय के ऊपर है 9 डिग्री पर ना, थोड़ा सा ऊपर हल्का सा। तो ये सुहेली द्वीप जो है, शायद कभी एग्जाम में आया हुआ है कि द्वीप कहाँ पर है ये सुहेली। ठीक है, लक्षद्वीप का है। मेरी बात आई समझ? लिख लिए इसको? ये मिनिकॉय को बाकी लक्षद्वीप से पृथक करता है 9 डिग्री चैनल। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको चाहिए थी। या मैं जिसको छोड़ रहा हूँ उसको आप लोग जान ही लो, क्यों छोड़ूं उसको। थोड़ा टाइम ज़्यादा हो रहा है, वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए मैं सोचा था कि कल बता दूंगा। हटा दूं इसको? चलिए जान ही लीजिए उसको। शांत रहिए, सब लोग बनाइए, ऊपर जम्मू कश्मीर का मैप बनाइए, जम्मू कश्मीर का मैप बनाइए ऐसे। ऐसे खींच लीजिए हल्का सा, ध्यान से देखिए। यहाँ से लेकर के ये क्षेत्र इधर का ये ऐसे आया हुआ है, थोड़ा मैं इसको खींच देता हूँ। शांत रहिए। ये इतना पीओके है, क्या है? पीओके। इस भाग को बोलते हैं अक्साई चिन्ह। क्या बोलते हैं? अक्साई चिन्ह। अब इतना भारत का मैप लोग गर्व से ज़रूर कहते हैं कि ये मेरा भारत है, लेकिन ये इतना चीन के पास है और ये इतना पाकिस्तान के पास है। समझ रहे हैं ना? ठीक है ना? पीओके मतलब है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है ना? पीओके मतलब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन है ना, इसको बोलते हैं एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। और ये जो चाइना वाली बाउंड्री है इसको बोलते हैं एलएसी, एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। छोटा सा भाग यहाँ से ऐसे है, ठीक है? और
ऐसे, इनफैक्ट ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसको बोलते हैं सक्शगाम वैली। क्या बोलते हैं? सक्शगाम घाटी। मैं इंग्लिश देख लेता हूँ, इंग्लिश लिखता हूँ चूँकि यच है, तो ये है SHAKSGAMVALLY, सक्शगाम वैली। आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि इस क्षेत्र को पाकिस्तान ने चाइना को सौंप दिया है। किसको? चाइना को सौंप दिया है, ठीक है ना। इसके नीचे जो ये वाला भाग है, ये है सियाचिन ग्लेशियर। ये क्या है? यहाँ पर भारतीय सेनाएं हैं, इस पर भारत का अधिकार है। इस पर किसका अधिकार है? भारत का अधिकार है। यहीं सियाचिन ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, नुब्रा नदी। कौन सी? नुब्रा नदी के बारे में कोई बताएगा? क्या है? ध्रुवीय क्षेत्र में, ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर विश्व की सबसे लंबी नदी घाटी। हाँ, बहरहाल मैं आऊँगा, बताऊँगा, कल ही बताऊँगा। मैं बताना ये चाहता हूँ कि सियाचिन ग्लेशियर में नुब्रा नदी घाटी से ही होकर भारतीय सेनाएं पहुँचती हैं, और ये विश्व का सबसे ऊंचा ग्लेशियर है, जान लो। विश्व का सबसे ऊंचा ग्लेशियर, जहाँ का तापमान -50 डिग्री के आसपास रहता है। कितना? -50 डिग्री, ठीक है ना। मेरी बात आई समझ? तो नुब्रा नदी घाटी से ही होकर भारतीय सेनाएं कहाँ पहुँचती हैं? सियाचिन ग्लेशियर। यहाँ पर एक पास होगा, पास आपको एटलस में दिखेगा नहीं, इसका नाम है देपसांग पास। क्या नाम है? देपसांग ला। तो इन दोनों के बीच की जो बाउंड्री है, उसी पर पास है, ये दर्रा है, देपसांग पास, ठीक है ना। पीओके क्या है? हाँ, पीओके का मतलब है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी पाक अधिकृत कश्मीर। पाक ने इस पर कब्जा किया है, ठीक है ना। इतनी बात हो गई। कुछ बातें और, थोड़ा पन्ना पलटिए, गुजरात राजस्थान के मैप पर जाइए। पन्ना पलटिए, गुजरात राजस्थान के मैप पर जाइए। गुजरात राजस्थान के मैप पर जाइए। पहुंच गए? पहुंच गए सब लोग? क्या इसको मैं हटा दूं? सब लोग लिख लिए? हटा रहा हूं। गुजरात राजस्थान का मैप मिल गया? मैं दिखा दे रहा हूँ, देखो वैसा है। ये वाला दिखा सबको? ये ऊपर लिखा है गुजरात राजस्थान। चलिए यहाँ पर आइए, देखिए वहाँ पे 3-4 चीज़ें, क्रीक लिखा होगा। एक होगा सर क्रीक है, ऐसे डॉटेड लाइन बनी होगी, सर क्रीक, कोरी क्रीक, एक और है कोई ऐसे, गोदिया क्रीक है ना कोई, इसे ऐसे अंदर देखो। क्रीक होती क्या है? क्रीक मतलब ये है कि जैसे ये समुद्र है और ये स्थल भाग है, मान लो, है ना। तो अगर समुद्र ऐसे संकरे रास्ते से ऐसे घुस गया है स्थल में, तो ये जो बनती है इसको क्रीक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्रीक बोलते हैं, ठीक है ना। तो तीनों मिल गए, सर क्रीक, कोरी क्रीक और गोदिया क्रीक। गोदिया क्रीक तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सर क्रीक और कोरी क्रीक है ना, यहाँ भारत पाकिस्तान का क्या चल रहा है? विवाद चल रहा है, ठीक है।
सर क्रीक, कोरी क्रीक, गोदिया क्रीक। तो गोदिया क्रीक में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन दोनों में भारत विवाद, ये दोनों विवादित हैं। पाकिस्तान इसका कुछ हिस्सा कहता है मेरा है, भारत कहता है मेरा है, ठीक है ना। लिख लिए सब लोग ना, बस हो गया, परिचय खत्म। नहीं मिला, दिखाइए भाई इनको। हाँ, छोटा लिखा है, नहीं दिख रहा है, आंखें निकालिए, उसी पर रख दीजिए, दिखने लगेगा, ठीक है। सर क्रीक, कोरी क्रीक और गोदिया क्रीक। चलिए कोई बात नहीं। अब मैं क्या करता हूँ कि अब आप लोग जितने भी लिखे उखे हैं इसको सब रख दीजिए, बंद कर दीजिए, ठीक है ना। अब आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए इसको, ठीक है ना। एक बार रिवाइज करता हूँ, 5 मिनट लगेंगे, बस ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। चुपचाप बैठ कर सुनिए और देखिए कि क्या आपने जो कुछ भी लिखा है क्या आपको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा। मैंने शुरू किया पहले इसकी अवस्थिति और विस्तार से। तो मैंने कहा कि इसका जो दक्षिण से उत्तर की ओर विस्तार है, दक्षिण की ओर जो अक्षांश रेखा है, जो मुख्य भूमिका, वो 8 अंश 4 मिनट, और 8 अंश 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 अंश 6 मिनट नॉर्थ उत्तरी तक। और ईस्ट वेस्ट क्या है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट। ये बताया मैंने। जो सबसे उत्तरी पॉइंट उसको नाम बताया इंदिरा कॉल। मुख्य भूमि का जो सबसे दक्षिणी पॉइंट था वो था केप कमोरिन या कन्याकुमारी। सबसे पश्चिमी पॉइंट था गौर मोता या गुहार मोती बताया। और सबसे पूर्वी पॉइंट था क्या, किबिथु, अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन मैंने कहा कि जो सबसे दक्षिणी पॉइंट है ये मुख्य भूमि का है, लेकिन इससे भी दक्षिण में भारत की सीमा है, और वो कहाँ है, ग्रेट निकोबार तक। ग्रेट निकोबार का सबसे दक्षिणी द्वीप है, मतलब जो पॉइंट है उसको बोलते हैं क्या, इंदिरा पॉइंट। उसके 2 नाम और बताए गए हैं, एक पिग्मेलियन पॉइंट और एक पार्सन पॉइंट, ठीक है ना। ये विस्तार हो गया। फिर मैं बताया कर्क रेखा के बारे में कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर के गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है। ये भारत के जिन राज्यों से होकर गुजरती है उनका पश्चिम से पूरब की ओर क्रम क्या था। तो मैंने कहा पहले गुजरात था, फिर राजस्थान था, MP था, छत्तीसगढ़ था, झारखंड था, पश्चिम बंगाल था, त्रिपुरा और मिजोरम। याद आ रहा सब कुछ। फिर मैंने कहा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसको भारत की मानक समय रेखा भी कहते हैं। भारत की मानक समय रेखा भी कहते हैं। अच्छा, भारत की मानक समय रेखा क्यों कहते हैं बता दूं आपको कि क्योंकि ये जो पूर्वी छोर है पश्चिमी छोर दोनों के बिल्कुल बीच में है, दोनों के बिल्कुल बीच में। तो उन दोनों को जोड़ करके बटे 2 कर दीजिएगा तो देखिए 82.5 के आसपास आएगा, ठीक है ना, करके देखिएगा। तो मैंने कहा कि ये भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है ये बताया। बताइए किन राज्यों से गुजरती है। पहले ऊपर सबसे यूपी, फिर MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। यही है। सब दिख रहा है कि नहीं आपको मैप में? मैप दिख रहा है ना, सामने आ रहा है ना मैप। बिल्कुल ऐसे याद रखना है, कोई ट्रिक नहीं, कोई कुछ नहीं, रट्टा नहीं मारना है, सब आपके सामने मैप बिल्कुल विजुअलाइज होगा, ठीक ना। इसके बाद फिर आगे आइए। इसके बाद क्या बताया, सीमा बताया ना। तो पहले मैं बात किया स्थलीय सीमा की। स्थलीय सीमा थी 15,200 किलोमीटर और समुद्री सीमा थी 7516.6, जिसमें से 2094 है क्या द्वीपों की सीमा है, और बाकी जो बची 5416 के आसपास कितनी है, 5422 ऐसा कुछ है, 6 के आसपास। ये क्या है, समुद्री सीमा है ना, ठीक। फिर इसके बाद मैंने ये कहा कि जो सीमाएं हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भारत के किन किन राज्यों से टच करती हैं। तो सबसे पहले बताया अफ़गानिस्तान के बारे में ये बताया कि जो अफ़गानिस्तान की सीमा है वो भारत के सिर्फ एक राज्य को टच करती है और वो जम्मू एंड कश्मीर।
हालांकि वो भी POK है। क्या है? POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है। इसके बाद फिर बताया कि ये जो रेखा है इसको एक नाम दिया गया है डूरंड लाइन। डूरंड भी एक आयोग का गठन किया गया था जिन्होंने इसको निर्धारित किया था, तो उनके नाम पर डूरंड लाइन पड़ गया। ठीक है। और मैंने कहा कि ये सबसे छोटी है, ये सबसे छोटी सीमा रेखा है। इसके बाद चाइना पर आए, तो चाइना भारत के कितने राज्यों की सीमाओं को टच करता है? तो मैंने कहा ऊपर से आइए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, यही थे। सब दिख रहा है ना आपको? इसके बाद फिर मैंने कहा कि ये चाइना की जो बाउंड्री है, भारत चाइना की, इसको एक नाम दिया गया है, क्या? मैकमोहन। फिर म्यांमार पर नेपाल पर आए। नेपाल भारत के कितने राज्यों को टच करता है? तो मैंने कहा UK, UP, बिहार, पश्चिम बंगाल और एक और था सिक्किम। यही है ना? दिख रहा है सबको ना? अब ये हो गया। अब मैंने कहा कि इसको कोई नाम नहीं दिया गया है। ऐसे ही भूटान में भी देखा को कोई नाम नहीं दिया गया है। भूटान कितने राज्यों को टच करता है बताओ हमको? सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और मेघालय का अरुणाचल प्रदेश है। भूल गए अभी क्या? अरुणाचल है ना? ठीक। आगे आइए म्यांमार। तो म्यांमार भारत के राज्यों की कितनी सीमाओं को टच करता है? तो पहले अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, यही है। और फिर इसके बाद आए बांग्लादेश। मैंने कहा कि इसकी जो बाउंड्री है उसको रेड क्लिफ लाइन भी कहते हैं, या इसको जीरो लाइन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरो लाइन। ये मैंने बताया कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं उनमें सबसे लंबी सीमा रेखा है किसकी? बांग्लादेश की। बांग्लादेश की सीमा रेखा सबसे लंबी है भारत से। कितने राज्य हैं? तो पहले पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है ना? ये हो गया। फिर इसके बाद मैंने क्या बताया? यूपी के बारे में बताया था। यूपी के बारे में बताया था ना? यूपी, पाकिस्तान छूट गया क्या? पाकिस्तान बारे में। तो पाकिस्तान की मतलब बाउंड्री लाइन को भी रेड क्लिफ लाइन ही कहते हैं। और ये ऊपर से आइए तो पहले जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, राजस्थान है और गुजरात। 4 राज्यों की सीमाओं को टच करता है। इसके बाद यूपी के बारे में बताया कि यूपी भारत का एक ऐसा राज्य है जो कि सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को टच करता है। कौन कौन से हैं? तो ऊपर से आया कहाँ से? उत्तराखंड से। उत्तराखंड है। फिर क्या है? हिमाचल की थोड़ी सी सीमा टच करता है। हरियाणा है। फिर क्या है? हाँ, राजस्थान है, MP है, बिहार है, झारखंड है। छत्तीसगढ़ है कि नहीं है ना? तो छत्तीसगढ़ भी है क्योंकि सोनभद्र तो टच करता है छत्तीसगढ़ ना। इसके बाद एक केंद्र शासित है जो दिल्ली है, ठीक है ना? अच्छा, फिर बताया कि सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो सबसे अधिक राज्यों की सीमाओं को टच करता है। 4 कौन कौन से? MP, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार, यही है। इसके बाद फिर बताया कि जो समुद्री सीमा है वो सबसे लंबी किसकी है? तो हाँ, अगर अंडमान निकोबार केंद्र शासित को शामिल कर लेंगे, सबसे लंबी किसकी है? अंडमान निकोबार की। और सबसे छोटी किसकी है? गोवा राज्य है, लेकिन दीव की सबसे छोटी है। दीव, 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 दमन दीव। दमन दीव नहीं जानते हो? उसमें दीव की सबसे छोटी है, ठीक है ना? लेकिन ये है कि गोवा, अगर राज्य की बात करेंगे तो गोवा की सबसे छोटी है, ठीक है ना? इसके बाद गुजरात है। फिर क्या है? आंध्र प्रदेश। फिर क्या है? तमिलनाडु है। फिर केरल है, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़िए। फिर इसके बाद क्या बताया था मैं? हाँ, क्षेत्र, जो जल के क्षेत्र थे। तो मैंने कहा कि जो कटी छटी बाउंड्री होती है उनके शीर्षों को मिलाते हुए जो रेखा होती है उसको बोलते हैं आधार रेखा। और इसके अंदर जो भी जल होता है उसको बोलते हैं आंतरिक जल। क्या बोलते हैं? आंतरिक। अब यहाँ से 12 नॉटिकल मील की दूरी तक के जल को बोलते हैं क्षेत्रीय सागर। क्या बोलते हैं? क्षेत्रीय सागर, टेरिटोरियल सी बोलते हैं उसको। और यहाँ पर पूरा अधिकार उस देश का होता है जिस देश के बगल में होती है ये। फिर यहाँ से लेकर के 24 नॉटिकल मील की दूरी तक को बोलते हैं कंटिगुअस जोन, संलग्न क्षेत्र, या फिर अविच्छिन्न मंडल बोलते हैं। यहाँ क्या अधिकार होता है? तो मैंने कहा यहाँ साफ सफाई का अधिकार, सीमा शुल्क की वसूली का अधिकार और कुछ वित्तीय अधिकार दिए गए हैं। और फिर 200 नॉटिकल मील की दूरी तक इसको बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। और यहाँ पर वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए, या फिर नए द्वीपों के निर्माण के लिए, या फिर
एक और है, हाँ, आर्थिक संसाधनों के विदोहन की छूट मिली हुई। ठीक है, ये हो गया पूरा। इसके बाद फिर हम लोगों ने बात की अंडमान निकोबार के बारे में। तो मैंने कहा सबसे ऊपर है उत्तरी अंडमान, फिर मिडिल अंडमान या मध्य अंडमान, फिर क्या है दक्षिणी अंडमान, और फिर लास्ट में लघु अंडमान या मिडिल अंडमान। ठीक है ना। इसके नीचे आएंगे तो अंडमान सी है जहाँ पर 10 डिग्री चैनल है, और उसके नीचे कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार के नीचे सुमात्रा द्वीप है, और सुमात्रा द्वीप को ग्रेट निकोबार से अलग करने वाला चैनल है ग्रेट चैनल। क्या है? ग्रेट चैनल, बताया ना। फिर इसके बाद ऊपर आइए थोड़ा सा, तो मैंने बताया कि इस पर कुछ द्वीप और थे, जैसे नारकोंडम और बैरन आइलैंड है, नारकोंडम और बैरन आइलैंड। तो नारकोंडम तो विषुप्त ज्वालामुखी है, लेकिन बैरन आइलैंड भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है या द्वीप है, ऐसा कह लीजिए। ठीक है ना। फिर रास आइलैंड, नील आइलैंड और हैवलॉक आइलैंड, 3 आइलैंड के नाम बताया मैंने, और तीनों के नाम बदले गए हैं। जो नील आइलैंड है उसको शहीद द्वीप बोलते हैं, शहीद द्वीप, और फिर जो हैवलॉक द्वीप था उसको स्वराज द्वीप, और रास द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कहते हैं। ठीक है ना। इसके बाद फिर मैं क्या बताया, उसमें दो द्वीप और बताया, एक उत्तरी सेंटिनल और दक्षिणी सेंटिनल। मैंने कहा इनकी पोजीशन याद रखिए, यहाँ जो जनजाति पाई जाती है उसको सेंटिनलीज कहते हैं। ठीक है ना। फिर लक्षद्वीप पर आ गए। अभी ऊपर एक और था कोको द्वीप म्यांमार का था, और कोको द्वीप को उत्तरी अंडमान से अलग करने वाला जो चैनल है उसको बोलते हैं कोको चैनल। एक डंकन पैसेज भी था, डंकन पैसेज दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में कौन सा था? डंकन पैसेज। ठीक है ना। फिर लक्षद्वीप पर आ गए, तो लक्षद्वीप का एक द्वीप है सबसे नीचे, उसका नाम है मिनिकॉय। तो मिनिकॉय को बाकी लक्षद्वीप से अलग करने वाला था कौन सा चैनल? 9 डिग्री। और मिनिकॉय को मालदीव से अलग करने वाला कौन सा था? 8 डिग्री चैनल। यही बताया। फिर इसके बाद हम लोग कहाँ गए? 3 बातें की, एक सर क्रीक, कोरी क्रीक और गोदिया क्रीक। सर क्रीक, कोरी क्रीक और गोदिया क्रीक। और मैंने बताया कि गोदिया क्रीक के बारे में कोई विवाद नहीं है, लेकिन सर क्रीक और कोरी क्रीक को लेकर के भारत पाकिस्तान के मध्य विवाद चल रहा है। फिर मैंने बताया पीओके क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल क्या है, अक्साई चीन कौन सा भाग है, सियाचिन ग्लेशियर क्या है, और सक्सगाम वैली क्या है, जिसको पाकिस्तान ने अनधिकृत रूप से चाइना को सौंप दिया है। दिखाया सब आपको, बताया कहाँ पे क्या है। सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर पर वहाँ पे भारत का अधिकार है, जहाँ पर भारतीय सेनाएं रहती हैं। वहाँ का तापमान वो विश्व का सबसे ऊंचा ग्लेशियर है, और लगभग -50 डिग्री के आसपास रहता है ना। मतलब ज़रूरी नहीं कि -50 रहे, कुछ कम ज़्यादा होता रहता है। बात समझ में आई। और मैंने कहा कि सियाचिन ग्लेशियर में जो भारतीय सेनाएं पहुंचती हैं वो कैसे पहुंचती हैं, तो बताया कि वहीं से नुब्रा नदी निकलती है, तो नुब्रा नदी घाटी से होकर के वहाँ सेनाएं पहुंचती हैं। और फिर अक्साई चीन और जो भारत का पार्ट है, इसके बॉर्डर पर बताया एक दर्रा था, क्या नाम था? देवसांगला, देवसांगला। ठीक है। बाकी बातें अगले टर्न पे होंगी। मैं थोड़ा वीडियो बंद कर दूँ।